So welcome back dear friends, welcome to our channel Conquer UPSC. So after a long break, I'm back here and I'm delighted to be here with you all and very happy and glad to see the channel growing. Uh, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आगे की थोड़ी अनाउंसमेंट कर देता हूँ. यस, थोड़ा सा डिले हुआ था नेक्स्ट वीडियो आने में एंड देयर विल बी अ डिले ऑफ 1 more week. सो मैं एडवांस में आप लोगों से पहले सॉरी बोल देता हूँ. बट चीज़ें मैंने स्ट्रीमलाइन कुछ की हैं, आगे का कुछ सोचा है कि जैसे ही ये 23rd of December से हम ये वाली सीरीज़ ख़त्म करेंगे 2020 की, इसके बाद हम 2021 को भी ख़त्म करेंगे 31 दिसंबर से पहले ही. वो बहुत ही जल्दी होगा, क्विक वे में. उसके बाद मैं जनवरी के मंथ में मे बी 1 जनवरी या 2 जनवरी को एक स्ट्रेटजी वीडियो अलॉन्ग विद द रिसोर्सेज, करंट अफेयर्स, सारे जो भी आपके डाउट्स रहते हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड वो भी शेयर करूंगा, ताकि आपको बिल्कुल अटमोस्ट ईज और कंफर्ट आ जाए अपने प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड. लेकिन मैं फिर से बार बार रीइटरेट कर देता हूँ कि जो मेन तैयारी होती है वो मेंस की होती है और आपको हार्ड कोर सोलो प्रिपरेशन प्रीलिम्स की शुरू करनी चाहिए फ्रॉम 1 Feb. अगर आप बिगनर हैं, अगर आप ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, इट डजेंट मैटर. आपको प्रीलिम्स फेब से पहले नहीं शुरू करनी. लेकिन मैं जनवरी में इसलिए डाल दूंगा ताकि आपको कोई भी फोमो या डर ना पैदा हो कि अभी तो मेरा प्रीलिम्स की चीज़ें सॉर्टेड ही नहीं और मैं मेंस कर रहा हूँ. अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ मेंस का, तो ये सारी चीज़ें एक एस्पिरेंट के मन में आती हैं. तो इसलिए पहले से ही ये डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ. सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जनवरी में. डिस्पाइट दैट आपको क्या करना है, अपने हैंड से सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है. और वो भी उसमें क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी आप मुझसे सीख सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद तो मैं सब बताऊंगा ही. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो में लेट्स बिगिन विद अवर थर्ड पार्ट ऑफ 2020 प्रीलिम्स. ठीक है, यूपीएससी. तो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एफडीआई यानी बेसिकली एफडीआई क्या होती है हमें पता ही है. एफडीआई में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. एफडीआई क्या होता है, जब भी 10% से ऊपर, है ना, 10% से ऊपर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में आती है, विदेशी मुद्रा स्टेक खरीद लेता है, उसको एफडीआई कहते हैं. तो क्या है करेक्टरिस्टिक? इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी. देख लो, अब उसको कुछ को गलत बनाना है तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक बना देगा स्टेटमेंट. मैंने क्या कहा था, जेनरिक स्टेटमेंट सही होती है, स्पेसिफिक गलत. सिर्फ लिस्टेड कंपनी में क्यों बोला ना, एसेंशियली ने लिस्टेड. भाई अनलिस्टेड में नहीं कर सकता क्या? अनलिस्टेड में नहीं किया तो फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने कैसा खरीदा? तो ये तो गलत हो गया. इट इज़ ए लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो. ये बात तो सही, कैपिटल है और इससे कोई डेट नहीं होता है ना. ये कोई डेट नहीं, जैसे बॉन्ड वॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा वो तो डेट है. तो ये तो डेट तो नहीं है. अभी तक ये सही लग रहा है, बट हो सकता है कोई और भी सही हो. इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग. नहीं भाई, डेट तो नहीं होता है. खाली डेट के लिए तो एफडीआई नहीं होता है. वो तो बॉन्ड वॉन्ड हम इशू करते हैं, ऑयल बॉन्ड्स तो डेट के लिए है ना, वो सब होता है. तो ये तो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट. तो खाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्यों? फिर वही बात, तो फिर फ्लिपकार्ट का कैसे खरीदा एफडीआई? अगर खाली गवर्नमेंट है तो भाई वही है, जितना ज़्यादा तुम स्पेसिफिक बनाओगे स्टेटमेंट को यूपीएससी, उतना ज़्यादा वो गलत की ओर बढ़ता चला जाएगा. एक यही है, ऑल्दो ये कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं है एफडीआई की, बट अमंग ऑल फोर यही सबसे सही जा रहा है. तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी. ठीक है, प्योर एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा भी अगर आप सब्सीक्वेंट पिछले साल के अगर वो सब पढ़े हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तो इस क्वेश्चन को बना लेंगे. देखिए क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है तो वो तो इकोनॉमिक सर्वे में ही आता है. ठीक है, क्या कह रहा है, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट. तो ये तो सही रहता है. क्यों? हमारा चाइना से ही ट्रेड डेफिसिट हमेशा $80 बिलियन रहता है, प्लस इंडिया एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वहाँ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है. सिर्फ और सिर्फ मेजर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है जिससे हम ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं. तो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा. 5 साल पहले था, आज भी है, 5 साल बाद भी होगा. ठीक है. सेकंड, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन स्टील केमिकल फर्टिलाइजर मशीनरी हैव डिक्रीज. भाई ऐसे स्टेटमेंट को कुछ नहीं कह सकते. हो सकता है, नहीं हो सकता. बाकी देखो, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस. तो ये तो सही है. इसी की वजह से तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है कम रहता है. क्यों? हमारी आईटी सेक्टर, ये टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर, इनकी वजह से क्या करते हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा रहता है. ठीक है, सर्विस सेक्टर में. चौथा, इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट. यही तो बात है, इसीलिए तो जो रुपया है वो पिटता जाता है हर साल डॉलर के कंपैरिजन में, है ना. तो ये तो बात सही है. अब मेन बात ये है कि हमें सेकंड का कोई आइडिया नहीं, लेकिन इतना तो हमने, मान लो इसका भी आइडिया नहीं है, तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के इतना तो पता रहता है कि थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट तो सही ही होने वाली है. थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट सवाल आता है कि सही कहाँ पे दे रखी किस क्वेश्चन में. तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट एक ही जगह पे सही है.
कहाँ पे सही है थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, ये डी वाले में। तो अब आप ब्यूटी देखिए कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट एक ही जगह सही है, आपको सेकंड का नहीं भी पता तो भी आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो हमें डिराइव करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कहाँ से, भाई ये तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। अब टेक्सास आपको नहीं भी पता तो ये यूएस का शहर है, ठीक है। और दो ही तरीके के ये ऑयल मार्केट में होते हैं, एक तो ब्रेंट वाला होता है तो एक ये वेस्ट टेक्सास होता है। तो ये क्रूड ऑयल की बात ही, यूरेनियम की बात तो यूपीएससी क्यों ही करेगा, बुलियन की क्यों करेगा, एक बार को रेयर अर्थ की कर सकता था, बट वेस्ट मतलब ये तो सिंपल स्टैटिक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट। ये देखिए, अब ये सवाल उस टाइम के ईयर के लिए टफ बन गया था क्योंकि ये किसी को नहीं पता था, मतलब मुझे भी उस समय आप पूछोगे तो नहीं पता था, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर छोड़ना ही पड़ जाता है। लेकिन अब आज के समय में अगर इसको कंसेप्चुअल तरीके से डील करना है तो देखो, नॉन फाइनेंशियल डेब्ट क्या होता है, सीधे यहीं पे इसका कीवर्ड है नॉन फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डेट ना क्रिएट करे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हमारे, या तो ये बैंक हैं, एनबीएफसीज है, यही तो है ना जो उधारी पे पैसा देते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके ऊपर डेट नहीं आना चाहिए। पहला पढ़ो, हाउसिंग लोन्स ओड बाय हाउस होल्ड, तो वो तो भाई जो डेट है वो किसका है, जिसने लिया उसका है ना, उस घर वाले का है ना, जिसने खरीदा आम आदमी का है। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे तो डेट नहीं, तो ये तो सही हो गया, नॉन फाइनेंस है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, तो ये भी किसी आदमी ने खरीदा होगा मेरे और आपके जैसे, तो वो किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उस पर तो नहीं डेट है ना, बैंक पे, ये भी सही हो गया। ट्रेजरी बिल्स, ये कौन डील करता है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का डेट हो गया ना ये, बैंक या एनबीएफसी का तो नहीं हुआ, तो ये भी सही हो गया, आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। उस समय के हिसाब से टफ क्वेश्चन था, अब ऐसा आ ही जाए तो फिर आपको छोड़ देना है कि बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें कुछ एलिमिनेशन नहीं, कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब आप पता कर लिया है तो अगली बार ऐसा कुछ आए तो नहीं छोड़ना, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो नहीं छोड़ने होते हैं, इसीलिए तो ये पीवाईक्यू की एल्गोरिदम हमें यूपीएससी की समझना जरूरी होता है। क्या कह रहा है कि आईएईए सेफ गार्ड्स, आईएईए के सेफ गार्ड्स क्या है इन इंडिया, वाई सम कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आईएईए सेफ गार्ड रखा गया, अदर को नॉट। पढ़ो पहला, सम यूज यूरेनियम एंड अदर्स यूज थोरियम। तो भाई अब इसलिए आईएईए सेफ गार्ड रखा होगा, कुछ समझ मतलब खाली सम से वो मत हो जाना, क्योंकि सम तो हर जगह, यहाँ 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 यहाँ, वैसे सम सही होता है लेकिन चारों जगह तो फिर कुछ बन नहीं रहा है। नीचे देखो, सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाई, तो ये तो इसी लाइन पे यूरोनियम है, तो यहाँ डोमेस्टिक सब कुछ बन नहीं रहा है। यहाँ पढ़ो, सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। अच्छा, इधर सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। अब आईएईए के सेफ गार्ड जो हैं वो क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर, ये वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईए सेफ गार्ड वाइल अदर्स आर नॉट। अगर सम फॉरेन एंटरप्राइजेज हैं, अदर्स डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज हैं, तो भी उसमें आईएईए का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है, ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इधर आओ, कुछ तो स्टेट ओन्ड होंगे, स्टेट ओन्ड मतलब सरकार ही देख रही है। अब भाई जाहिर सी बात है, इंडिया इज ए न्यूक्लियर केपेबल स्टेट, तो हम उस पे तो हम इंस्पेक्शन नहीं अलाउ करेंगे। बोला ना, कुछ ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स को केप्ट किया गया है, लेकिन जो अदर्स हैं प्राइवेटली ओन्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए, जैसे कुंदाकुलम, उनको तो हम इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करेंगे क्योंकि हमें ट्रीटी वीटी साइन करनी पड़ती है। तो ये मेक्स मोर सेंस। कुछ फॉरेन एंटरप्राइजेस, कुछ डोमेस्टिक, तो मतलब आइए ये एक विदेशी संस्था भारत में आ रही इंस्पेक्शन करने के लिए और उसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है, तो फिर ये तो हमारी सोवरेनिटी पे हमला हो जाएगा ना। अगर आप सी और डी में कंफ्यूजन हो गए तो आपको वही लॉजिक याद करना होगा जो रामसर वेटलैंड्स पे आया था, कि ये स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है, सोवरेनिटी पे हमला, जबकि ये क्या दिखा रहा है कि अगर सरकार किसी चीज़ को ऑपरेट कर रही तो उसमें आईएईए का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन प्राइवेट कर रही तो प्राइवेट तो भाई कर भी बोल ही दिया है ना हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ठीक है उसका इंस्पेक्शन अलाउ कर देते हैं किसी ट्रीटी के तहत। तो ये इट गोज विद द सोवरेनिटी कॉन्सेप्ट, हमेशा ये सोवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंसेंगे। तो उसके हिसाब से फिर आप समझ जाएंगे कि ये दो तो बेसलेस ही थे, इसका तो कोई रोल ही नहीं बनता था। इन दो में जब आपका कंफ्यूजन होगा तो क्या याद रखना, ये सोवरेनिटी के साथ अलाइन हो रहा है, गवर्नमेंट वाले हम नहीं देखने देंगे उसको और प्राइवेट वाले देखने देंगे, ठीक है। जैसे रशिया के हेल्प से हमने कुंदाकुलम बनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब देखो, किसी को नहीं पता था उस समय के पेपर के हिसाब से कि ये क्या होता है, लेकिन हमें कीवर्ड पढ़ना है। ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके रिगार्डिंग कुछ मेजर्स हुए होंगे, ठीक है। तो व्यापार से रिलेटेड जो बॉडी है वो कौन सी है हमारी, जो ये सब गवर्न करती है, डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमें पता ही, तो बस उस लाइन ऑफ थिंकिंग में सोचना है। पहला क्या कह रहा है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। तो ये तो अच्छी बात है ना, कि जो ट्रेड, ये कह रहा है ना, ट्रेड रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है
उसके रिलेटेड कुछ बात हुई होगी। और ये करता कौन है? WTO। तो यहाँ पे कह रहा है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन इम्पोर्ट्स बाय प्रोहिबिटेड, तो ये तो अच्छा है ना, या तो ईज ऑफ डूइंग ट्रेड के उसी को तो सपोर्ट कर रहा है। एक बात समझे, सही है कि गलत उससे मतलब नहीं है। अभी मैं बस ये सोचना की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये इन्वेस्टमेंट मेजर्स को प्रमोट करने के लिए ही है तो ये तो सही है। अगला पढ़ो, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड। ये तो वही है लैंग्वेज, ट्रेड मतलब वही लैंग्वेज यूज कर रहा है। अब जो यहाँ क्वेश्चन में दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, वी आर नॉट श्योर। ठीक, इधर आओ, दे आर नॉट कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसको और इसको जरा ध्यान से पढ़िए आप। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन है वो प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्शन अलाउ ही नहीं करेंगे, जो करना है जितना इन्वेस्टमेंट करना है करो। इधर करो, दे आर नॉट कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये भी कह रहा है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट नहीं करेंगे, मतलब जैसा भी जिस भी हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है आने दो। तो आपको फर्स्ट और थर्ड कोरोलरी लग रहे हैं कि नहीं? बात समझे, ये दोनों एग्जाम के कंटेक्स्ट में सही है कि मतलब नहीं है, ये समझना है कि ये दोनों स्टेटमेंट कोरोलरी है कि नहीं। यहाँ भी कह रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें प्रोहिबिट करेंगे, नहीं लगने देंगे रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रेगुलेशन या इंटरफेरेंस नहीं डालेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो अगर फर्स्ट सही तो थर्ड सही, फर्स्ट गलत तो थर्ड गलत। ठीक, तो अगर फर्स्ट सही तो थर्ड सही वाला एक ये स्टेटमेंट बनेगा, एक फर्स्ट सही तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर दोनों ही गलत हो गए तो टू सही बनेगा। किसी भी हाल में ये तो सही नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तीनों ऑप्शंस खुले हैं, B, C, D। अब इतना पता है, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो तीनों स्टेटमेंट तो भाई सही नहीं होते। तो ये तो मुझे पता ही है, ये PYQ बेस्ड लर्निंग है कि ये भी सही नहीं हो सकता। ए खत्म, डी खत्म। अब कुछ भी नहीं पता उस क्वेश्चन में, हम बी और सी में आ गए। अब एक बात समझिए, मैंने एक चीज और भी बताई थी कि यूपीएससी को जब किसी स्टेटमेंट को गलत बनाना होता है तो वो क्या करता है, आधा स्टेटमेंट सही बनाएगा, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स, और फिर जब उसको गलत करना होता है तो वो क्या करता है, क्या करता है, इसको क्या बताया था मैंने, कनेक्टिंग वर्ड। कौन से कनेक्टिंग वर्ड ऐड कर देता है? या तो एंड करके आगे करके गलत कर देगा, या तो बट। अब कुछ नहीं पता है और एक गट फीलिंग लेनी कि 2 और 1 और 3 में कौन सा सही होगा। हमको क्या करना है, अपने एल्गोरिदम को याद करके उसको बैक करना है, क्योंकि पता तो है नहीं नॉलेज से। अब हमको पता है यूपीएससी को गलत बनाना होगा तो वो क्या करेगा, या तो एंड करके एक स्टेटमेंट को गलत बना देगा, या तो बट करके। यहाँ एंड मिल गया, एंड के बाद सर्विसेज है, तो इससे क्या क्लू मिल रहा है कि हो ना हो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए रही होंगी, सर्विसेज के लिए नहीं रही होंगी, तभी तो ये यूपीएससी का एल्गोरिदम यहाँ वर्क कर रहा है। तो उस हिसाब से एल्गोरिदम को बैक करके हम 2 काट देंगे और फिर ये क्या आ सकता है, 3। बात समझ में आई? ऑल्दो इट इज ए टफ क्वेश्चन, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इन वीडियोस को, अगर कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो तो ये टफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्लासिक क्वेश्चन है जिसमें रूल्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, पूरे एल्गोरिदम एज इट इज वर्क कर रहा है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि ये रेपो रेट कम कर देते हैं तो लोन सस्ता हो जाता है, बस इतना ही पता हम होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, कट एंड ऑप्टिमाइज SLR। तो ये तो करेगा ना, नहीं पूछा है तो ये तो करता ही है वो। जब एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो रेपो रेट और ये सब कम कर देता है, तो ये तो होना चाहिए। इंक्रीज इंक्रीज नहीं करेगा। बात समझे, नॉट पूछा है तो नॉट के हिसाब से ये सही हो जाएगा। ये तो डिक्रीज कर देता है ना हर चीज, लेंडिंग आसान हो जाए। कट द बैंक यही तो करता है, यही तो बोला कि कट द बैंकिंग रेट। ये तो नॉट डू में सिर्फ टू आना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, सिंपल यार, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वो जानबूझ के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की भी बात कर रहा है, उसको ध्यान में रख के कोई चीज़ करनी है। अब वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, तो ये तो इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। भाई ऐसा क्यों है, रूरल एरियाज में डिक्रीज क्यों होंगे? अगर LPG रिफॉर्म्स आए तो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया, तो वहाँ भी तो मैकेनाइजेशन हुआ, ट्रैक्टर आया, HYVZ सीड्स आए, तो वहाँ डिक्रीज क्यों हुई अर्बन वो चीज़। लेकिन फिलहाल हम इसको काट नहीं सकते, हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो, स्केप्टिकल तरीके से देखो। परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल इन परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज। अब देखो, ये यूपीएससी का एक आउटलायर है कि कोई भी चीज स्टेडली इंक्रीज या स्टेडली डिक्रीज नहीं होती। अब बाकी कुछ मुझे नहीं भी पता है, लेकिन इतना मुझे श्योरिटी से पता है कि ये स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट पढ़ो, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज। तो ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वी कैन नॉट से। ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, अगेन कैन नॉट से।
एक ही चीज़ बस श्योरिटी से पता है कि सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है, स्टडीली इंक्रीज या डिक्रीज तो कभी नहीं होता यूपीएससी के पेपर में। काट दो, काट दो, दिख गया। अब दो ही स्टेटमेंट बचे, दोनों में थ्री तो सही, तो यानी ये तो सही है, फिर डिबेट ही नहीं करना। ये भी पता चल गया फर्स्ट गलत है, तो इस पर भी डिबेट नहीं करना। ठीक, अब पढ़ने की कोशिश करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। क्या कह रहा है, रूरल एरियाज में ये बात तो सही हो गई अब कि ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज, तो ये तो सही हो गया। अब इसमें कोई डिबेट तो रहा नहीं। नॉन फार्म मतलब कि अगर आलू बना तो वहीं पोटैटो की चिप्स लग गई, टमाटर बना तो वहीं टोमेटो की फैक्ट्री लग गई। तो अगर ये सब होने लग गया तो फिर क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या डिक्रीज करेगा, एक तो ये बात हो गई। यही तो कह रहा है कि जो ग्रोथ रेट है इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। अब ये चीज़ या तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो फिर पता चल सकता है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पता चल सकता। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज शेयर तो ऑफ रूरल, यहाँ से तो कुछ नहीं मिल रहा है। डिक्री, ये क्या कह रहा है, वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। हाँ देखो, मिल गया आंसर, क्लू मिल गया फर्स्ट से। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है, और ये दे क्या रहा है कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई अर्बन एरियाज में वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। तो इसका मतलब ये गलत तो यहीं से हुआ है, वाइल इट डिक्रीज। तो अगर वर्कर की प्रोडक्टिविटी ही डिक्रीज हो गई, ये गलत है, तो इसका मतलब सही क्या हुआ कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी रूरल एरियाज में भी इंक्रीज हुई, जो कि होना चाहिए मैकेनाइजेशन से। तो अगर प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज हो गई, मतलब पहले 10 आदमी जो एक काम को कर रहे थे, अब वहाँ 5 ही आदमी एक काम को कर लेंगे, तो अब वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और कम हो जाएंगी, कम लोगों से सेम काम हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये लैंग्वेज सही जा रही। देख लो, फर्स्ट के बेसिस पे हमने फोर्थ डिराइव कर लिया, तो फिर इसका आंसर हो जाना चाहिए बी। बस यही करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन। अब आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ज़्यादा पैसा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक दे सकते हैं। भाई आउटराइटली गलत स्टेटमेंट, कभी भी कुछ भी हो जाए, हमेशा शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही सबसे ज़्यादा पैसा देगा किसी भी क्षेत्र में। उसके पास अपार धन है, अपार धन। भारत की जीडीपी के बराबर बराबर तो ये लोग पैसा वो देते हैं। क्या नाम है आपका, आईसीआईसीआई और ये एचडीएफसी। तो ये तो टू बिग टू फेल बोले ही इसीलिए गए हैं कि ये बैंक दोनों अगर फेल हो गए तो भारत की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। इनका कंपेरिजन ये डिस्ट्रिक्ट वाले बैंक कर पाएंगे। आउटराइटली गलत, हमेशा ही याद रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट, हमेशा ही सही होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द पीएसी। तो बस ये सही हो गया। अब भाई देखो, डीसीसी 20 पे क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं बनाएगा ना। यहाँ वही वाला रूल लगेगा कि स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे सवाल है, एक स्टेटमेंट सही बनाएगा तो एक स्टेटमेंट गलत बनाएगा। तो आंसर क्या हो गया, बी। सारे रूल्स परफेक्टली वर्क करने, ये क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखो, वन ऑफ द वाली लाइन हमेशा सही बनाएगा, और हमेशा झोल कहाँ पे होता है, जहाँ वाई लाइल करके स्टेटमेंट बने। ये कह रहा है ना कि ये शॉर्ट टर्म डिस्ट्रिक्ट कम ये करेगा मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू। इन कंपैरिजन मतलब वही वाइल वाली बात हो गई। अभी पीछे भी देखा कि वाइल वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, तो वही रूल्स हैं जो परफेक्टली वर्क करते हैं। अगर आप भूल गए तो यहाँ देखो, ये लिखा है ना, ये वाइल, तो वाइल मतलब यही तो है, कंपैरिजन। वाइल मतलब क्या है, कंपैरिजन। तो देख रहे हो, वाइल वाले स्टेटमेंट यूपीएससी क्या कर देता है, गलत बना देता है, वही ऊपर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ। क्या कह रहा है, इन इंडिया साइबर इंश्योरेंस की बात कर रहा है। साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स जनरली कवर होंगे इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ लॉस ऑफ फंड्स है। कौन से बेनिफिट्स कवर होंगे, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केयर ऑफ मालवेयर डिस्क्रप्टिंग। तो भाई मालवेयर से डिसरप्ट हो गया तो एक बार को, साइबर है ना भाई, साइबर का मतलब ही ये है कि साइबर थ्रेट है, साइबर अटैक हुआ तो तभी तो साइबर इंश्योरेंस, तो ये तो होना ही चाहिए अगर मालवेयर ने किया। अगला पढ़ो, कॉस्ट ऑफ ए न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेज। अब देख रहे हो, यूपीएससी को जब किसी स्टेटमेंट को गलत बनाना होगा तो वो ऐसी लैंग्वेज, तुम खुद ही जानबूझ के मतलब अपने कंप्यूटर को डैमेज कर दोगे, और उसके बाद भी क्या हो गया, जानबूझ के, पता चल रहा है विलफुली, और फिर क्या तुम्हें उसकी कॉस्ट मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो पता चल रहा आउटराइटली गलत स्टेटमेंट है। ये गलत है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। टू गलत, टू गलत, टू। स्टेटमेंट ही ऐसी बना देगा कि इफ सम मिसक्रिएंट डैमेज लिख देता तो फिर भी टिकता। विलफुली क्यों लगा रहा है, वो विलफुली आपके लिए ही लगा रहा है कि इसको काट दो। साबित ही हो गया, जानबूझ के करवाया है या किया है, तो फिर क्या बचा साबित करने को, फिर थोड़ा ना कोई इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, खत्म। तो फिर इसका आंसर क्या जाना चाहिए, बी। इस टाइप के इजी क्वेश्चन, अब नहीं पता किसी को एग्जाम में साइबर इंश्योरेंस और ये बोल, लेकिन वो भाई वो जानना भी नहीं चाहता, एप्टीट्यूड देख रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है,
पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और पब्लिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ कैपिटल क्रिएट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब उस नज़रिए से सारे स्टेटमेंट्स को देखना है। फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर, तो भाई एमएसपी से कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है क्या? वो तो एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो तो हो ही नहीं सकता, कभी गलत हो गया। कंप्यूटराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये तो ठीक है, फिर ये एक एसेट की तरह हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, पूरा डिजिटल रिकॉर्ड हो गया, तो ठीक है, ये तो कैपिटल की तरह हो गया। सोशल, यहाँ तो वर्ड ही कैपिटल आ गया, सही ही होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो जानते ही हो, इसको तो रेवड़ी बोलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। वेवर ऑफ एग्री, तो वेवर ऑफ एग्रीकल्चर से क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है? नहीं। कोल्ड स्टोरेज, तो ये तो सही बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या हो रहा है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या हो रहा है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो 2 3 6 जहाँ से ही होगा, हो गया आंसर, बस। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है यार, इकोनॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? ठीक है, क्या होता है देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव, दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। तो सही है, वो फर्म, वो कंपनी जिसके मतलब जिसको लोन देना है, कि उसकी हालत क्या है वो समझने में काम आता है, प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म। ठीक, तो ये तो अच्छी बात है, तभी तो इंटरेस्ट का कवरेज कितना हो पाएगा वो भी समझ रहा है। इट हेल्प्स इन एवेल्युएटिंग द एमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म दैट, तो ये तो वही बात है, बस दूसरी तरीके से इंग्लिश से दोहरा दी। तो 1 और 2 तो कॉरोलरी हैं, अगर ये गलत तो ये भी गलत, या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, बात समझ गए? या तो आंसर यही होगा, ये तो हो नहीं सकता, या तो थ्री ओनली है ही नहीं, तो बस सॉल्व हो गया, यही आंसर होने वाला है। तीनों तो नहीं होते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। द हाइयर ए बोरोइंग फॉर्म, बात समझ रहे हो? ये दोनों क्या है? कोरोलरी। अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा, ये गलत तो ये भी गलत, तो ऐसा तो हो नहीं सकता 2 ओनली हो जाए या 1 ओनली हो जाए, दोनों को एक साथ सही होना जरूरी है। चलो फिर थर्ड पढ़ते हैं। द हाइयर ए बोरोइंग फॉर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द वर्स इट इज एबिलिटी। अब ये एक फैक्ट है, और फैक्ट ही तो यूपीएससी पलटता है। मुझे भी नहीं पता एग्जाम कंडीशन में ये सही है कि नहीं, लेकिन इतना तो पता है ना कि फैक्ट ही तो बदलेगा। क्या कह रहा है? अगर बोरोइंग फर्म का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है मतलब मान लो ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 100 या जो भी पैरामीटर होगा उसका, ठीक है, 1 मान लेते हैं या 100 मान लेते हैं, द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। तो यही तो हो सकता है पलट दिया हो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मान लो लेस देन 1 हो या लेस देन 100 हो, तो बेटर हो। कि मान लो तुम कमा रहे हो 1 रुपए, 1 रुपए से ज़्यादा, बात समझ रहे हो, कि तुम्हारा कवरेज रेशियो जो दे सकते हो कि 1 रुपए से कम होना चाहिए या 100 रुपए से कम, ऐसा कुछ पैरामीटर्स उसने बनाया होगा। बदलने के लिए जो मतलब जो खेल होगा स्टेटमेंट बनाने में, वो यही तो होगा कि हायर की जगह लोअर होना चाहिए, कि लोअर है बोरिंग फॉर्म्स। अगर ये मतलब उसको गलत बनाना है, सही बनाना है तो बात ही अलग है, लेकिन हमने इतना ट्रेंड तो देखा है ना भाई, कि एकदम से ऐसा टॉपिक दे दिया जो कभी पता ही नहीं, तो उसमें तीनों स्टेटमेंट तो सही नहीं होंगे। तो गलत कहाँ होगा? जहाँ फैक्चुअल चीज़ होगी, जहाँ पे डेटा होगा, यही फैक्ट है, यही फैक्ट को वो बदल देगा, बस खत्म हो गया। ठीक है, आंसर आ गया। तो वही मतलब इतना आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इतना जब आप सीख जाओगे तो सीधे 5 सेकंड में उसको टिक कर दोगे मेरी तरह, देखते ही कि ये कोरोलरी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स या पॉलिसीज वर अफेक्टेड बाय द, वर अफेक्टिंग, भाई देखो ये क्वेश्चन तो भाई सीख लो, समझ लो, घोट के पी लो, कभी भी इसमें आगे क्वेश्चन ये पढ़ना ही नहीं, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर अफेक्टिंग, ये भी नहीं कह रहा कि इससे बढ़ेगा कि घटेगा, वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। क्या ये कह रहा है कि प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? बस इतना ही तो कह रहा है, कौन से फैक्टर्स या पॉलिसी से अफेक्ट होगा प्राइस ऑफ राइस। ये भी नहीं कह रहा बढ़ेगा कि घटेगा। तो भाई कोई भी दुनिया का फैक्टर हो, या तो उससे बढ़ेगा या घटेगा या न्यूट्रल रहेगा, तीनों ही ऑप्शन तो सही हो गए। उसने ये कहा ही नहीं कि इससे ये बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा, बस ये बोला अफेक्ट करेगा। तो अफेक्ट तो दुनिया की हर चीज में कह रहा हूँ, इसमें 10 और भी ऑप्शन यूपीएससी दे देगी तो सही होगा। अब ये चीज सीखने वाली है, ये चीज, ये साइंस एंड टेक का नहीं है, फिर भी इसमें अगर 10 और ऑप्शन दे दूंगे तो वो भी सही ही होने वाले हैं, इसीलिए मैंने ऑप्शंस पढ़े तक नहीं है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बता रही है कि इसमें ऑल ऑप्शन सही है। ये सीखने वाली बात है, ये लर्निंग ड्राइव करनी है। विच ऑफ द फैक्टर्स वर अफेक्ट कर रहे हैं, बस अफेक्ट कर दे रहा है, कुछ एक्चुअल में नहीं कर रहा है कि बढ़ा रहा है, घटा रहा है, स्टैटिक रख रहा है। अफेक्ट तो दुनिया की हर चीज को करती है। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म, तो भाई इकोनॉमिक सर्वे से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार, देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली, भाई कंसिस्टेंटली का मतलब वही होता है कि स्टेडली इंक्रीज। तो स्टेडली ना कोई चीज़ इंक्रीज होती है ना स्टेडली डिक्रीज होती, कहाँ? यूपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी के एग्जाम में कोई भी चीज़ स्टेडली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, सीधे ही काट दो, काम खत्म। लो,
आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया। देख रहे हो जेनरिक स्टेटमेंट तो यही सही होना, तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर सॉल्व हो गया। भाई एन इम्पॉर्टेंट आइटम है ना, कुछ बोल तो नहीं रहा कि ये सबसे ज़्यादा है ये सबसे कम है और इसकी वजह से ट्रेड ज़्यादा हुआ कम हुआ, ऐसा कुछ नहीं, एक जेनरिक स्टेटमेंट बनाया कि टेक्सटाइल तो कॉन्स्टिट्यूट इम्पॉर्टेंट आइटम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसमें है ही क्या, तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ लेते हैं फिर भी। इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग, मिल गया, ये क्या है, फैक्ट। फैक्ट क्या होता है, गलत बात समझ में आया, जैसे ये क्या था, फैक्ट हायर, फैक्ट फैक्ट गलत होता है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज, फैक्ट फैक्ट क्या होता है, गलत होता है, ये क्या, जेनरिक, जेनरिक सही होता है। यूपीएससी को चाहिए ही जेनरिक। अब यही मेंस में भी लर्निंग होती है कि भाई हमें जेनरिक बातें लिख के आनी, जेनरिक बातें ही लिख के लोगों का हो जाता है, ठीक है। तो खुद ही देखो यूपीएससी को पसंद कैसे लोग हैं, जो जेनेरिक बातें करें, जेनेरिक, एक्सट्रीम पे ना जाएं कि ऐसा होता है ये ही होगा वो होगा, नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए, बस एन इम्पोर्टेंट आइटम है, बस काम खत्म। नेक्स्ट, अब ये तो यार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पता है तो पता, नहीं पता तो नहीं पता। जी ट्वेंटी मतलब जो सबसे ज़्यादा 20 अच्छी तगड़ी इकोनॉमी होंगी, तो उनमें मैक्सिको एक्सिको तो मतलब क्या ही है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड कहाँ से आ जाएगा, जरा सा तो देश है, ये तो हो नहीं सकता। ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम कहाँ से आ जाएगा, हो नहीं सकता। इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। अब इसमें और इन दोनों में मुझे डाउट है, इंडोनेशिया तो होके रहेगा, साउथ कोरिया होके रहेगा, जापान होके रहेगा, सिंगापुर का नहीं पता। इधर आ जाओ, साउथ अफ्रीका तो होके रहेगा, तुर्की भी होके रहेगा, अर्जेंटीना होके रहेगा, मैक्सिको का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अब इन दोनों में आके मैटर फंस जाएगा कि ज़्यादा तगड़ी इकोनॉमी कौन सी, या तो आपको सिंगापुर के बारे में पता होना चाहिए या तो मैक्सिको के बारे में पता होना चाहिए। अब वैसे सिंगापुर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, बट इतना बड़ा देश ही नहीं, तो मुझे लग रहा है शायद इसका आंसर मैक्सिको होगा। वैसे भी ये यूएस के बगल का देश है, इतनी ज़्यादा आबादी की यहाँ से लोग तो यूएस भागते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होना चाहिए, बट अगेन फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स। शॉर्ट टर्म, ये बात ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, इसमें मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं क्रिएट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ही है ना, मान लो 6 महीने 1 साल, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि हम वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बना रहे हैं, वो सब नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 6 महीने में 1 साल में लोन वापस भी करना है, तो ये क्या है, बस वर्किंग कैपिटल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। बात समझ रहे हो, लैंग्वेज पढ़ो, ये कैपिटल देख के काट मत देना। ये वर्किंग कैपिटल किस लिए, जो फार्म एसेट्स पहले ही से खरीद लें, पहले से ही कुछ ट्रैक्टर हो वो सब, बस उनकी मेंटेनेंस में मान लो 10,000 रुपये और लगना, तो वो तो ये सही हो जाएगा। ये कोई कैपिटल खरीदने के लिए नहीं है, पहले से जो कैपिटल है उसको ही मेंटेन करने के लिए है, लैंग्वेज ध्यान से समझिएगा। ये पढ़ो, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक, इसी के लिए तो मना कर रहा है, ये नहीं होगा। आप उल्टा मत कर दीजिएगा कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट देख के, बात समझ रहे हो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये काम नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्ट टर्म का क्रेडिट है। बात समझे, जो पहले से खरीद लिया वो मेंटेन हो सकता है, नया नहीं खरीद सकते हो क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। तीसरा, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ, हाँ तो ठीक है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट भी उसकी पूरी हो सकती है क्योंकि ये कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, तो ये भी हो सकता है, हार्वेस्ट हो गई है, अब कुछ एक्सपेंसेस चाहिए, मान लो उसकी पैकेजिंग करनी, ग्रेडिंग करनी, मार्केटिंग करनी, तो उसी के लिए तो पैसा ले रहे हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, नहीं, एसेट हो गया, तो एसेट तो नहीं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है ना, तो एसेट नहीं हो सकता, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज को, तो यही तो बोल रहे हैं हम, नहीं हो सकता, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा, 134। नीचे देख लेते हैं, 134 कहीं दिया होगा, मिल गया, सिंपल लॉजिक है भाई, हो गया क्वेश्चन। वैसे भी मैंने क्या बताया था, 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब यूपीएससी देगा तो उसमें से 2 गलत बनाएगा और 3 सही बनाएगा, तो 3 सही वाले ही देखना था हमें, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे रूल्स वर्क कर रहे हैं क्या, 5 में 3 सही, तो ये काट दो, ये काट दो, 134 दो, रूल्स भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ सीपीआई फूड, वेट ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन दैट ऑफ एच होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये तो बात सही है। अगर आप सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर सबसे ज़्यादा कंज्यूम क्या करता है, कंज्यूमर तो फूड ही वो सबसे ज़्यादा करता है, इसके बाद फ्यूल करता है, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, सही हो गया। पहला स्टेटमेंट तो सही है, पता ही होना चाहिए, तो ये काट दो, ये काट दो। अब यहाँ से ये भी पता चल गया दूसरा सही है, भले आपको पता हो चाहे ना पता हो, स्टेटमेंट ही ऐसे टेक अपन, डब्ल्यू पी आई डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सी पी आई डज। अब नहीं भी पता है क्योंकि पहला पता है तो दूसरा सही ही होना था, ठीक है। तीसरा, अब इतना सब हो रहा है तो पता है तीनों स्टेटमेंट तो वो सही नहीं बनाएगा, तो आंसर तो यही होना है, बना पड़े, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, चलो।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट की मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू, देख रहे हो किस तरीके से एल्गोरिदम वर्क करती है। जब उसको गलत बनाना होता है, ये कम से कम तीसरी बार आ रहा है हैज़ नाउ, अब ऐसा करने लगा है। कहाँ पे ये पिछले आया था, वो याद होगा कोल वाला क्वेश्चन, कोल वाले में क्या था, अब भारत सरकार ऐसा करने लगी कि कोल लॉटरी पे देती है वगैरह वगैरह वगैरह, और उससे भी मन नहीं भरा तो ये क्या दे दिया आपको, कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड कौन सा था, या तो एंड दे के स्टेटमेंट गलत, या तो बट दे के स्टेटमेंट गलत। देख रहे हो, इनफ इंडिकेशन है, रूल्स एल्गोरिदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं कि इसी स्टेटमेंट को यूपीएससी क्या बनाएगा, गलत बनाएगा, और थर्ड को जैसे ही गलत बनाएगा ये खत्म आंसर आ गया। तो रूल्स और एल्गोरिदम इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली करो जो भी करो, आपका हाथ न डगमगाए, वहाँ प्रेशर में 2 बार 10 बार ना सोचो। पता है भाई ये लैंग्वेज है, इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड, ये नाउ अडॉप्टेड वाली चीज़ हमेशा यूपीएससी प्रीवियस ईयर ट्रेंड से देखने क्या है, गलत। याद आ रहा होगा कोल वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनलाइजेशन वाला पिछले साल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई देखो फिर से रूल्स वर्क कर रहे हैं क्या, चार मैचिंग वाले हैं तो दो ही सही बनाएगा यूपीएससी, ये खत्म, पता ही नहीं करना। आप या तो 1 and 2 3 and 4 कोई भी एक ऑप्शन पता हो तो सॉल्व कर लोगे। अब मुझे तो इतना पता है भाई कि ये जाम्बेजी जो है ये इधर है, अपने अफ्रीका, जस्ट जो इंडियन ओशियन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ से ये ईस्ट अफ्रीका शुरू हो रहा है वही होता है, तो ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट हो गया, तो ये सही होना है। बस ये सही होना तो हो गया, काम खत्म। थेम्स नदी तो लंदन में बहती ना, तो आयरिश आयरलैंड में कहाँ चली जाएगी थेम्स, तो अगर आपने वो नमस्ते लंदन मूवी देखी अक्षय कुमार की, कहता नहीं थेम मेरी वो जो भी है कैटरीना कैफ, थेम्स की तरह पवित्र है, तो वो थेम्स कहाँ है, लंदन में बहती, तो ये भी गलती होना है। मेकॉन्ग तो भाई कहाँ ही अंडमान सी में आ जाएगा, वो तो साउथ चाइना सी से बहना शुरू करती, तो ये भी गलती होना है, ठीक है। वोल्गा का पूरा आइडिया नहीं था, वोल्गा नदी रशिया रशिया में बहती है, अब कैस्पियन सी सही बहती है, नहीं आइडिया था, नो आइडिया ऑनेस्टली। बट ठीक है, इतने में हो जाता है, ठीक है। आप खुद ही देख रहे हो, पूरी नॉलेज होना जरूरी नहीं है, एल्गोरिदम पता हो, थोड़े बहुत ट्रिक्स पता हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ ऑल लो, अब ऑल सीरियल्स पल्स, बस पता चल गया यही गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, चलो फिर भी पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड, ये देखो आप खुद ही देख रहे होगे, जब उसको गलत बनाना है तो बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ऐसा स्टेटमेंट बनाता है कि सारे सीरियल सारे पल्सेस इतना, सरकार अगर सरकार के पास इतना पैसा है तो एमएसपी को लॉ क्यों नहीं बना देती, इसी के लिए तो अपोजिशन मुद्दा बनाती है कि कानून में, भाई इतना पैसा ही नहीं है, सरकार घुटनों पे आ जाएगी, जितना उसका बजट है उससे ज़्यादा फिर एमएसपी देना पड़ जाएगा। तो अनलिमिटेड हो नहीं सकता, ऑल सीरियस पल्सेस के लिए है नहीं, कितने के लिए आपको भी पता है, कितने, 23, ठीक है। तो भाई यही स्टेटमेंट गलत होना है, तो बस बात खत्म हो गई, यहाँ पे भी एमएसपी यहाँ पे भी एमएसपी, बिना पढ़े पता चल रहा है कि, चलो देखो पढ़ते हैं। In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state duty at a level to which the market price will never भाई ये भी गलत है स्टेटमेंट। ऐसा क्यों कर देंगे कि मार्केट प्राइस कभी राइज ही ना करे, सरकार तभी खरीदती ना कि जब ये जो किसान है ये सरकार को नहीं बेच सकती। अगर अडानी इनको ज़्यादा पैसे देगा, अंबानी ज़्यादा पैसे देगा, या टाटा ज़्यादा पैसे, कोई भी ज़्यादा पैसे देगा, तो ये उसको बेच देंगे, सरकार को खरीदना ही नहीं पड़ेगा, तो गलत हो गया ना भाई, लॉजिक सही गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट। हाँ भाई, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, पढ़ लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं इनके स्टेटमेंट्स। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म, ये नो आइडिया, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, नो आइडिया। कॉल मनी शॉर्ट टर्म, भाई यही पता है मुझे, ये स्टैटिक पोर्शन है और इतना तो पता है, इतना एक एक चीज़ कोई नहीं याद कर सकता है। कॉल मनी क्या होता है, किसी बैंक को एकदम से ज़रूरत लग गई तो एक दो रात में एकदम से दूसरे बैंक से पैसे लेके, भाई बहुत ही ज़्यादा कोई आ गया कि मेरा जो 2 करोड़ का डिपॉजिट वापस करो, तो वो कॉल मनी वही होता है कि दूसरे बैंक से तुमने चुपचाप पैसे ले लिया, बोल दिया हम इतना इंटरेस्ट में वापस कर देंगे, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज है। अब उसने ये भी नहीं दिया कि एक दिन की दो रात में ही करना होता है, तो वही आपका काम आसान कर दिया, शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर, बस इतना ही मुझे भी पता है इस स्टेटमेंट का। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट पेयरिंग, तो ये तो पता चल गया गलत है, जीरो कूपन है ना, जीरो कूपन मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, और ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट बेयरिंग। जब बोल ही दिया जीरो कूपन तो इंटरेस्ट किस बात का, मतलब जीरो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बेयरिंग थोड़ी ना होगा, ये पता है। तीसरा सही चौथा गलत, चलो देखते हैं, तीसरा तो सही होना चाहिए, चौथा गलत, पहले चौथा गलत कर दो। चौथा गलत, तीसरा सही, आंसर सॉल्व। पहले दूसरे का पता नहीं था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस यही करना होता है भाई, सब कुछ नहीं पता होना चाहिए यूपीएससी के पेपर में, ठीक है, हो जाता है। नेक्स्ट। और देखें कुछ बन सकता है क्या, चला, पहले और दूसरे को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हमने। चलिए देखते हैं। सर्टिफिकेट, मतलब कंफ्यूजन हो ही जाए तो चलो फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक टू कॉर्पोरेशन, ठीक है।
यहाँ कह रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, कॉल मनी, जीरो कूपन, उनको एनालाइज करते हैं जरा। कह रहा है कि ये आरबीआई देता है किसी कॉरपोरेशन को, मतलब कोई टाटा आटा ने मांगा होगा लोन तो आरबीआई देता है फिर से देखते हैं इसको। क्या कह रहा था मैं कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये आरबीआई जो है वो देता है किसको, कॉरपोरेशन को। यहाँ पे क्या कह रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या है कि ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक देता है कॉरपोरेशन को। आप देख रहे हो यहाँ कह रहा है आरबीआई कॉरपोरेशन, तो इसका मतलब ये दोनों तो एक साथ कभी स्टेटमेंट में सही नहीं जाने चाहिए। या तो फिर आरबीआई ही दे रहा होगा या तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक दे रहा होगा। तो उस लॉजिक से भी देखा जाए तो देखो एक स्टेटमेंट तो काटा जा सकता है। मान लो किसी को चारों में से एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है, तो ये तो पता चल सकता है ना देख के कि या तो आरबीआई ही ये काम करता होगा या तो शेड्यूल कमर्शियल, दोनों थोड़ी ना कर रहे होंगे, तो एक स्टेटमेंट तो फिर भी उड़ाया जा सकता है। बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों तो एक साथ फिर सही नहीं हो सकते, तो एक और भी एलिमिनेशन लग सकता है। उसके अलावा फिर जीरो कूपन बॉन्ड आपने देख ही लिया, जब जीरो लिखा है तो इंटरेस्ट क्यों होगा, जीरो ही इंटरेस्ट होगा, तो उस हिसाब से भी चौथा उड़ाया जा सकता है। अब इतना भी आपने कर दिया, तो ये दोनों करने के बाद आपको दिख रहा है कि वन तो कॉमन हो गया, तो वन तो पता करने की जरूरत ही नहीं। तो इससे ये भी पता चल गया कि ये ज़्यादातर जो चीज़ें ये कैसी हैं, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि यहाँ शॉर्ट टर्म लिखा है ना, तो ये लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन गलत होगा। ये सारी चीज़ें देखो, यहाँ शॉर्ट टर्म लिखा है, शॉर्ट टर्म लिखा है, ये लॉन्ग टर्म लिखा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट टर्म बेसिस वाले केस ज़्यादा सही होगा। तो ठीक है, तो उस बेसिस पे हमें समझ में आ गया। तो अगर ये शॉर्ट टर्म है, बात समझ में आ रही है, इतने तो दो एलिमिनेशन हो गए, वन सही है, वन से पता चला ये सब शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें गलत होंगी, अगर लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें गलत होंगी तो लो अपने आप ही सी आ गया। अब कुछ भी नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते थे, उस पर मैं बात कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला देखते हैं भाई। अच्छा, ये सब ऑप्शंस बेस्ड होते हैं, ऑप्शन क्योंकि देखो तीन ये वाले सही है ना, तीन इवन ऑप्शन, एक दो ये जो है, तो ये पता चल गया डी नहीं हो सकता। ठीक है, अब या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, परिव्राजक, रिनंसिएंट एंड वॉन्डर, तो ये परिव्राजक कुछ कुछ वैसा वर्ड है ना जो परिक्रमा करते हैं, कहते हैं ना कि ये इसकी परिक्रमा, अग्नि की परिक्रमा, जो घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो ये रिनंसिएंट एंड वॉन्डर कुछ कुछ उसके साथ जा रहा है ना, टेक्निकल वर्ड, वर्ड एसोसिएशन, तो ये सही होना चाहिए। श्रामन, श्रामन भी वही होता है जो घूमता रहता है, श्रमिक, श्रमिक होते हैं ना जो घूमते रहते हैं, मेरे ख्याल से ये वर्ड किसी तो ऋतिक रोशन की मूवी में यूज हुआ है, श्रामन, देख लेना एक बार। बट इसका मतलब भी वही होता है जो ऊपर वाले हैं, जो घूमते ही रहते हैं दर बदर। ठीक है, तो वो प्रीस्ट तो नहीं होता है, इतना तो मुझे पता है, ये काट दो। उपासक तो वही होता है भाई जो किसी किसी भी डीटी को, भगवान को या अल्लाह को माने, उपासक तो वही है जो पूजा करे, आस्था करे, उपासना करे। ठीक है, तो ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, तो ये तो सही लग रहा है। वर्ड एसोसिएशन से इस क्वेश्चन को क्या हो सकता है, वन एंड थ्री, तो कुछ भी नहीं पता, देखो कल्चरलिस्टिक बना दिया, तो वही होता है, बस माइंड ओपन रखना होता है और वर्ड एसोसिएशन करोगे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। हाँ, पहली बात देखो, दो स्टेटमेंट में डेटा है तो दोनों सही नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, एक सही एक गलत, तो ठीक है भाई, दो और तीन एक साथ कहीं दिए हैं तो काट दो, दिया ही नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पता चल गया कोई एक ही सही होगा। ठीक है, अब जरा पढ़ने की क्वेश्चन, चौथे पे आओ जरा। पहले, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट, अभी दिख रहा था पीछे, ये क्या है, फैक्ट, फैक्ट क्या यूपीएससी बनाता है, गलत, तो भाई 28 स्टेट हैं और केरला तो छोटू सा देश है, बस नाम मात्र का, उसकी तो आबादी 2 करोड़ नहीं होगी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफेंट की प्रॉब्लम क्यों होगी, मान लो अगर वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाता है तो केरला से ज़्यादा तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से ज़्यादा तो कर्नाटका, वहाँ क्यों नहीं होगा, आंध्र प्रदेश क्यों नहीं होगा, छोटू सी तो आबादी केरला की, तो पता है ये स्टेटमेंट गलती होगा, यूपीएससी का एल्गोरिदम है भाई, फैक्ट है ये। तो चौथा ही काट दो सबसे पहले, ये खत्म, ये खत्म। अब इससे ये पता चल गया है तो वन एंड टू सही होगा या थ्री सही होगा। अब पहला भी पढ़ लेते हैं, लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो पहले इधर आओ, यहाँ कह रहा है मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 2020, कैन बी 22 मंथ्स। ठीक है, एक तो ये बात हो रही। इधर कह रहा है एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ ईयर्स 40 ईयर्स ओनली, दिख गया। यहाँ पे भी डेटा, यहाँ पे भी डेटा, यहाँ कैन, पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या कह रहा है, 40 ईयर्स ओनली, वो लगा दी तुमने कंडीशन, तो जाहिर सी बात है जब कंडीशन लगा दी तो कुछ नहीं भी पता है, तो हमें एल्गोरिदम से ये तो पता है कि यही गलत होने वाला है, तो यही सही होने वाला है, पहला नहीं भी पता था तो ये सही हो जाएगा। एक और बात, मैंने एक बार पहले कहा था, जब भी वनरेबल सेक्शंस की बात होगी, चाहे वुमेन हो, चाहे एस सी एस टी हो, चाहे फिजिकली डिसेबल्ड हो, उसमें ओबीसी यूपीएससी नहीं गिनती, या ट्रांसजेंडर हो, वो सही होगी। तो यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल, तो यही एल्गोरिदम है जो आपको पकड़नी, तो आप बात समझ रहे हो। अगर ये फीमेल नहीं होता तो वो दिया ही क्यों है, वो दिया ही क्यों है, और अगर मान लो फीमेल नहीं है तो इसका मतलब क्या, बी लिटिल करने के लिए वो ये लैंग्वेज देगा कि महिलाओं को ये दिखाने के लिए कि देखो वहाँ भी महिला फीमेल नहीं होती है।
ऐसा तो मजाक नहीं उड़ाएगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसीलिए जब भी वनरेबल सेक्शन के लिए कुछ ऐसी बात करेगा तो वो सही ही होनी, वो गलत नहीं होनी है। सारे रूल्स, सारा एल्गोरिदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। अब कावेरी बेसिन तो हमें पता है वो नीचे का 3 ही राज्य में वो कावेरी नदी जाती है, कहाँ पे, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका मेरे ख्याल से, ठीक है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तो उतना तो पता है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। वायनाड तो केरला में तो होना चाहिए, सत्यमंगलम तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु, केरला में होना चाहिए, नागरहोल कर्नाटका में होना चाहिए, पापी कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश। अच्छा कुछ नहीं भी बता का तो एक ट्रेंड देखो, ये पहला, ये तीसरा, ये चौथा, ये कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स, ये कहाँ है, ईस्टर्न घाट। तो जाहिर सी बात है एक ही तरफ तो बह रहा होगा कुछ, या एक ही तरफ वाली चीजें तो एक साथ क्लब होंगी। पापी कोंडा क्यों होगा अगर ये ईस्टर्न घाट से, तो वेस्टर्न घाट से क्यों मर्ज कर रहा है। तो पहले तो टू ही उड़ा दो, ये खत्म, ये खत्म, 3 और 4 तो देखो दे ही रखा था। और आंसर क्या हो जाना चाहिए, 1, 3 और 4। बात समझ में आ गई। वेस्टर्न घाट्स वाले क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स वाले एक तरफ कर दिए, ईस्टर्न घाट्स वाले पापी कोना आंध्र प्रदेश अलग कर दिया, काम खत्म। नहीं पता भाई, इतना किसी को नहीं पता होता है, दिमाग ही दौड़ाना होता है कि ऑड वन आउट को अलग कर दो, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्स, भाई ये सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट तो देखो पता है तो पता है, नहीं पता है तो सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, आराम से छोड़ दो, इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज, किसके, इंडियन स्वैम्प डियर बारहसिंगा दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रैमनीवोरस, ठीक है। अब ये तो वही बात है कि पता है तो पता, नहीं पता है तो नहीं पता, फिर इसकी भी वही कहानी हो गई कि इंडियन स्वैम्प डियर। अब ये तो मेरे ख्याल से जो वो पढ़ोगे आप, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट की जो बुक है, 600 पन्ने की, PMFIS, तो उसमें मेरे ख्याल से ये दे रखा है। मानस आनस में तो नहीं होता है, वहाँ पे तो वन हॉर्न राइनोज और वो सब होता है। यहाँ पे तो नील गाय और ये सब का होता है। ताल छप्पर तो खैर अभी पता भी नहीं क्या है। कान्हा में ये दे रखा है मेरे ख्याल से। अब मुझे डाउट था कि कान्हा है कि पन्ना है, क्योंकि MP के ही या MP राजस्थान बॉर्डर में ही ये बारहसिंगा की ज़्यादा थी, लेकिन और कोई दे भी नहीं रखा है MP राजस्थान की तरफ। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, थोड़ा सा भी स्टैटिक अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, मुझे तो बहुत टाइम हो गया तो मुझे पता है इसका कान्हा ही नेशनल पार्क होना है, ठीक है। तो आज हमने 75 क्वेश्चन तक कर लिया है। आई होप आपको इससे कुछ लर्निंग ड्राइव होगी। तो बस यही एल्गोरिदम को बस पढ़ते जाना है। अभी इन वीडियोस को बस कानों में डालते जाओ, समझते जाओ, बहुत ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं। और जब फर्स्ट फेब आए तब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हार्डकोर तरीके से करनी है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं अभी बना के डालते जा रहा हूँ, और कोई ये भी नहीं कह रहा हूँ टाइम लाइन या कुछ वो नहीं दे रहा हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं, क्योंकि कोई प्रेशर ना क्रिएट हो, पता चले कि हाँ प्रीलिम्स ईजी है, फोकस अभी आपको सिर्फ मेंस पे करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।